चाहे आपकी जिंदगी हो या मेरी जिंदगी हो, तीन चीजें आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। एक ये कि आप कहाँ पैदा होंगे और कब पैदा होंगे, दूसरा आप क्या काम करेंगे, और तीसरा आपकी मौत, वो भी उससे भी हम बेखबर। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। नाज़रीन, आज के इस पॉडकास्ट में आप सबका खैर मुकदम है। मैं हूं जावेद सागर और आज मेरे साथ महबूब गुफ्तगू हैं अरशद बाबा। अरशद बाबा एक एंटरप्रेन्योर है, एक एग्री एंटरप्रेन्योर है, और उससे पहले एक एजुकेशनिस्ट भी, उससे पहले भी एक शोबे के साथ ये वाबस्ता थे। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद अरशद साहब की ज़बानी सुने कि अरशद साहब की कहानी क्या है और आज जिस मकाम पे ये हैं, यहाँ तक पहुँचने में इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या किस तरह से इनको मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा, कहाँ कहाँ पे इनकी हैंड होल्डिंग हुई, कहाँ पे इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, कहाँ पे इनकी हौसला अफजाई हुई, इस पर हम बात करेंगे आज अरशद बाबा से। बाबा साहब बहुत बहुत खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ बात करने के लिए। अच्छा अरशद साहब, जैसे मैंने बता दिया कि आप एक एंटरप्रेन्योर है, एग्री एंटरप्रेन्योर, आप एजुकेशनिस्ट हैं, उसके साथ साथ और भी कुछ है। आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? ये उन लोगों की ज़रा नवाजी है जो मुझे समझते जानते हैं या इस चीज़ की कोशिश करते हैं। अपने बारे में मैं एक आम इंसानों में से एक इंसान मैं भी हूँ जी। तो मेरा जो पैदाइश है वो सरनल अनंतनाग की है और फिर लोकल स्कूल में पहले पढ़ा। उस वक़्त हनफिया कॉलेज, जिसको हम कहते थे पॉपुलरली इस्लामी हनफिया कॉलेज, आज हम उसको बोलते हैं वक्फ हायर सेकेंडरी। हाँ, तो वहाँ से मैंने फिर 12th किया। उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अनंतनाग और फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी से मुझे मास्टर्स करने का मौका मिला। तो मास्टर्स आपने किस में किया? मैंने किया है बॉटनी में। बॉटनी में? जी जी। तो कौन सा साल था जब आप यूनिवर्सिटी से फारिग हुए? नहीं, 1990 में। 88 में हमने शुरू किया, तो 90 में जब यहाँ ये स्टार्ट हुआ था, जो हालात गड़बड़ हुई थी, तो हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो यू वर अ पोस्ट ग्रेजुएट इन अर्ली 90s कह सकते हो। तो 1991 में आप पोस्ट ग्रेजुएट हुए। तो क्या उसके बाद आपको ये कभी नहीं लगा कि मैं बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं डॉक्टरेट कर सकता हूँ, या मैं किसी जगह लेक्चरर या टीचर अपॉइंट हो सकता हूँ, या किसी और शोबे में मैं जा सकता हूँ, सरकारी नौकरी कर सकता हूँ? मैं पहले आपको ये बता दूं, चाहे आपकी जिंदगी हो या मेरी जिंदगी हो, तीन चीजें आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। एक ये कि आप कहाँ पैदा होंगे और कब पैदा होंगे, दूसरा आप क्या काम करेंगे, और तीसरा आपकी मौत, वो भी उससे भी हम बेखबर। तो मेरा जिंदगी का तजुर्बा है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ आपका रिज़्क लिखा होगा, क्या जॉब करेंगे, ये इस पे बिल्कुल आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जी। कहते हैं प्लानिंग वगैरह ये सब चीज़ें, लेकिन इस पे कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। जी। तो कहाँ पैदा आप होंगे, तो इसमें क्या कंट्रोल हो सकता है? बिल्कुल। तो फिर वहाँ से जर्नी, आपने एमएससी किया बॉटनी? एमएससी किया तो मैं इमीडिएटली अपॉइंट हुआ J&K बैंक में। लेकिन मेरा नौकरियों का सिलसिला ये था कि एक नौकरी मिलती थी, उसके तुरंत बाद फिर कहीं ना कहीं फिर से अपॉइंटमेंट आ जाता था। जी जी। क्योंकि जब हम नौकरी, जैसे आपने कहा कि आप लेक्चरर क्यों नहीं बने, उस वक्त पोस्ट ही नहीं निकले थे लेक्चरर की। ठीक है। लेकिन हम जैसे जो भी चीज़ हमें सामने आती है तो उसमें हम अप्लाई कर देते हैं। मैंने LIC में भी अप्लाई कर लिया था। LIC ने उसको कहते थे उन दिनों SSB। तो पहले JK बैंक में अपॉइंट हुआ, फिर LIC में अपॉइंट हुआ, फिर LIC में प्रमोशन हो गई, फिर J&K बैंक ने लैटरल एंट्री की, फिर मैं दोबारा J&K बैंक में आया, थोड़ी सी पोजीशन उस वक्त उन्होंने बड़ी दे दी। फिर उसके बाद वो जॉब मैंने एंजॉय नहीं किया, उसके बाद मैं प्राइवेट सेक्टर में चला गया, ब्रांच मैनेजर में रहा 1 साल एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। उसके बाद मैं प्रॉब्लम स्कूल के साथ कौन सा ये साल है? 1990 में मैं पहले J&K बैंक में अपॉइंट हुआ, 1991 में मैं LIC में अपॉइंट हुआ, 92 में मेरी वहाँ प्रमोशन हो गई LIC में। उसके बाद 2001 में मैं फिर J&K बैंक में आया सीनियर मैनेजरियल पोजीशन में। उनको इंश्योरेंस सेक्टर स्टार्ट करना था,
वो चाहते थे कि हम इंश्योरेंस में किसी तजुर्बाकार आदमी को मौका दें। जी। तो इन्होंने उस वक्त मुझे J&K बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए नामजद किया। तो मेरी चेयरमैन और मेरे बीच में एक ही पोजीशन हुआ करती थी और आई वुड गेट opportunities to talk to report directly to the chairman of the bank. तो कहीं डोंट यू फील रिग्रेटेड एट टाइम्स कि अगर आप जेके बैंक में रहते तो शायद आज एक बड़ी पोजीशन पे होते? हाँ, J&K बैंक में होता बड़ी पोजीशन भी हो सकती थी शायद। रिग्रेट नहीं होता कभी? नहीं, कुछ छोड़ने का कुछ भी नहीं होता क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है, मैं एंजॉय नहीं कर पाता। So you would have been confined to some chamber and dealing the finances. J&K बैंक is a very गुड इंस्टीट्यूशन, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हर एक इंस्टीट्यूशन की अपने पॉलिटिक्स है। वहां पर आप मुझे लगा कि या मैं पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन सकता हूँ या काम कर सकता हूँ जी। दोनों चीजें मेरे से नहीं हो पाई, तो उस बहाने से मुझे एंजॉय। तो कब तक आप इस सर्विस में रहे? 2008 तक। 2008 तक जेके बैंक की सर्विस में रहे? कहाँ, किस कॉर्पोरेट ऑफिस में? किस ईयर से लेके कहाँ तक? 2001 से लेके 2008 तक। 2001 से तो 7 साल आपने काम किया। तो 2001 तक आप क्या करते थे बीच में? मैंने कहा ना, मैं उससे पहले मैं LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर। कितने साल तक था? वो भी मान के चले 9 साल। 9 साल। तो अभी बाद में यू हैड दिस आइडिया टू have an educational institution. बिल्कुल, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैंने स्टार्ट किया था साइड बाय साइड पहले। हाँ, मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा पैसा वहाँ बहुत बचता था। LIC की एक अच्छी बात यह है कि you make lot of money। फिर इंसान को लगता है कि अगर मैं I should invest it somewhere। अगर मैं कहीं पर अच्छे काम के लिए नहीं लगाऊंगा इस पैसे को तो खराब काम पे लग जाएगा, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आपको आराम से बैठने नहीं देती है। तो उस वक्त मुझे लगा कि स्कूल ही एक अच्छी चीज है जहां पर मुझे जितना भी मैं पैसा उसमें लगा सकता हूँ, एनर्जी लगा सकता हूँ, वो लगा तो कौन सा स्कूल है आपका? फ्रॉबेल स्कूल अनंतनाग, जो आपका लजबल गुलशनाबाद में वाक़ा है। तो हमारा मिडिल स्कूल है और मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारे स्कूल से बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से प्रोफेसर्स अभी तक इस दौरान पैदा हुए हैं। तो आप कैसे आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं? बहुत, मैं कहूँगा आपका अनंतनाग से जो एक्टिंग में, बल्कि कश्मीर में जो एक्टिंग में वाहिद ये है NSD जिन्होंने किया है, जुनैद राथर साहब ने, जो अभी प्रोफेसर है, वो भी इसी स्कूल का एलुमनी है। तो ही इज एलुमनी ऑफ दिस स्कूल? जी जी बिल्कुल, मैं उनको बखूबी जानता हूँ। एक साल मैंने उसके बाद J&K बैंक छोड़ने के बाद मैं उस वक्त एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसका नाम था ING लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उसके साथ जुड़ा। फिर 2008 में, अगर आपको याद होगा, एक फाइनेंशियल क्राइसिस इंटरनेशनली बिल्कुल हुई, तो उसकी ज़द में 25 करोड़ लोग आ गए। बिल्कुल। तो वो कंपनी यहाँ पर इंडिया में बंद भी हुई बाद में, तो मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी। बिल्कुल। तो फिर ये कारवां चलता गया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और आज स्कूल में रोल क्या है आपके? तो अच्छा है, मैं ये नहीं, नंबर्स को मैं ध्यान नहीं देता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास से एक फुल ऑफ टैलेंट बच्चों का ग्रुप मिल रहा है, बंच ऑफ टैलेंट मिल रहा है। हाँ, तो मैं इसके साथ क्या करता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। कितने मेरे साथ है, तो मैं आपके पॉडकास्ट को बहुत सारे लोग सुनते देखते हैं, मैं उनसे एक बात यहाँ पर कहना ज़रूरी समझता हूँ, अगर आप एक बच्चे की ज़िंदगी इन्फ्लुएंस कर सकते हो पॉजिटिवली, तो मैं समझता हूँ आपकी ज़िंदगी कामयाब हो गई। इसलिए नंबर्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। तो उसके बाद हाल ही में हमने सुना कि आप अब एक एग्री एंटरप्रेन्योर भी है, और कल 2 दिन पहले हमने आपकी एक बातचीत सुनी ऑनरेबल CM साहब के साथ। आप किसी प्रोग्राम में गए थे, स्कॉस कश्मीर, शायद किसान संपर्क प्रोग्राम था, अभियान। तो जब आपने CM साहब से बात की, तो हाउ एलिवेटेड यू फील एंड हाउ ऑनर्ड यू फील व्हेन यू टॉक टू द ऑनरेबल CM? बहुत सेटिस्फेक्शन तो मिलता है, इसलिए क्योंकि जो CM होता है वो लोगों ने चुना होता है। तो अगर CM आपकी बात सुनेगा तो वो, आप मान के चले, खल्क़ खुदा आपकी बात सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो गई कि उनसे बात की और उन्होंने मेरी बात को बखूबी सुना, ध्यान दिया और कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, जो मेरे लिए बड़ी एनकरेजमेंट की बात है। कब ये चीज़ आपके जहन में आई कि
मुझे इस जो आपने वर्मी कंपोस्ट का एक यूनिट खड़ा किया या फिर डेयरी में आप गए हैं, तो ये कैसे आपके माइंड को स्ट्राइक कर गया? आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो फिर फार्मिंग, दो दे आर समहाउ कनेक्टेड बट अ बिट डिफरेंट आल्सो। 2019 में आपको पता होगा कि कश्मीर में ऐसे हालात बदल गए कि ना आपके पास फ़ोन था, ना आपके पास इंटरनेट था, ना आपके पास स्कूल में काम करने का मौका था। तो हमारी ज़मीन थी यहाँ पर जी। लेकिन उस वक़्त इसको आप नी जर्ग रिएक्शन भी कह सकते हो। उस वक़्त मुझे लगा कि मुझे प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में आना चाहिए। तो हमारे पास पहले भी गाय हुआ करती थी जब मैं छोटा था, तो मैंने कहा चलो ये काम मुझे आता है, समझ में भी आता है और करना भी आता है, तो इसी काम में मैं थोड़ा सा एनर्जी अपनी सर्फ करूं। क्योंकि उस वक्त आपको नहीं लग रहा था कि कभी भी यहाँ ठीक होंगे हालात, कभी भी फिर से स्कूल खुलेंगे। अपने आप को एंगेज करने के लिए बहुत, क्योंकि डिप्रेशन था, सच है कि डिप्रेशन था। डिप्रेशन में मैं ये एक रिएक्शन किया। तो डिप्रेशन टुक यू टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इंसान को चैलेंज, मैं समझता हूँ जितनी मुश्किलात आपको आएंगी, अगर आप उस वक़्त अपने दिमाग का बैलेंस रख सकते हो, सोच सही सकते दिशा हो, में सोच तो सकते हो। आप उसी मुश्किल में आपके लिए कोई ना कोई ऐसा जरिया, मुज़मिर ऐसी होता है। राह पैदा होगी जो आपको आगे जाके मदद करेगी। यही हुआ अभी। तो अभी अगर हम अभी की बात करेंगे, अभी आपके पास जो डेयरी फार्म है या फिर जो अभी अभी आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, तो क्या सूरत हाल है अभी? ठीक है, लोग खुश हैं। जो लोग हमसे दूध दही खरीदते हैं वो तो हमें दुआ देते हैं। ये बात वैसे इस वक्त भी हमारे पास सीए पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर ने कहा, और स्टोमक से रिलेटेड सीए है, कि आप यही दूध ले लीजिए। वो उनका स्टोमक यही एक्सेप्ट करता है। मैं आपको कुछ नाम गिना सकता हूँ कि जिन्होंने अल्लाह ताला के पास जाने से पहले हमारा दूध इस्तेमाल किया और बिला खौफ खतर इस्तेमाल किया, क्योंकि लोगों को भरोसा है हमारी क्वालिटी पे। तो दही भी वैसे बिकती है, तो ये चीज़ पे भरोसा है। इसी तरह से मार्केट में आपको 8-7 रुपए में वर्मी कंपोस्ट किलो बिकता है, हम 15 रुपए में बेचते हैं, और लोग, हमारे पास 1 किलो भी नहीं बचता है। लोग तो बड़ी खुशी से खरीदते हैं और खुश भी हैं कि आप महंगा देते हो लेकिन जो चीज़ देते हो वो सही है। तो पैसे की बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सरमाया मेरे पास है, वो लोगों का भरोसा है जी। जिन लोगों ने हमारे ऊपर स्कूल में भरोसा किया, अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे हवाले किया, और जिन लोगों ने हम अपनी सेहत और अपने बच्चों की सेहत हमारे सुपुर्द कर ली कि हमसे दूध लिया, दही लिया, तो मैं समझता हूँ वो हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं भरोसा करके। और अब अपने खेतों और खलियान और बागात में हमारे फार्म से लिया हुआ वर्मी कंपोस्ट इस उम्मीद पे वो यूज़ करते हैं कि आगे जाके हमारे पेड़ पौधे भी ठीक रहेंगे, फसल भी ठीक देंगे। उससे बढ़कर ये कि लोगों की सेहत पे इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो वो मैं उनका भी बहुत शुक्रमंद हूँ और एहसानमंद हूँ जिन्होंने ये हमसे खरीदारी की। अरशद साहब, ये तो हो गया आपका प्रोफेशन कि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, आप एक एग्री एंटरप्रेन्योर हैं। आपने अभी हाल ही में सीएम साहब से बात की इस बारे में। अरशद साहब और क्या करते हैं? अगर आपकी थोड़ी सी हॉबीज़ के बारे में आप बात करेंगे तो क्या पसंद है आपको जब आप स्कूल में नहीं हैं, जब आप खेत में नहीं हैं? व्हाट एल्स यू वुड लाइक टू डू? मैं एक अच्छा रीडर था, बहुत किताबें पढ़ता था, फिक्शन भी और नॉन फिक्शन भी। अब मोबाइल ने सब का वो चीज़, पहले मैं डरता था कि कुतुबीनी खत्म हो गई। हाँ, जावेद साहब मेरे घर आए, कहीं किताब चुरा के ना दे। अब मैं यहीं से किताबें गिफ्ट करता हूँ, तो फिर पता चलता है 6 महीने के बाद उसने खोली भी नहीं थी। तो यही हाल मेरे साथ भी है। तो आज आप कभी कभार पढ़ते हैं? आप पढ़ते तो हैं, वह पढ़ते हैं, लेकिन जिस रफ्तार से, जितना शौक से पढ़ते थे उतना तो नहीं पढ़ते हैं। दूसरा, मुझे कभी भी, मैं समझता हूँ मैं 24 आवर्स टीचर हूँ। चाहे मैं फार्म में जाऊँ, वहाँ पर मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करूँ, कभी मैं एज उनका बॉस या सीनियर होके बात नहीं कर पाता। हर वक्त मेरा अप्रोच रहता है टीचर का ही।
क्योंकि इस रोल में, इस पोजीशन में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। जी। आपके साथ भी बात करूंगा, आपको कभी कभी लग रहा होगा कि ये मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वो विद इन, वो अब दैट मेरे, कम्स फ्रॉम विद इन, हाँ, वो मेरे डीएनए में शामिल में हो चुका है अब कि मैं टीचर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने सुना है कि आप अदाकारी की तरफ भी मुतवज्जह हैं। क्या ये इंटेंशनली आप करते हैं कि कभी कभार ऐसा कोई चांस मिला, या कभी ऐसा कभी कोई चांस? ऐसा नहीं मैं बताऊंगा, 2-4 प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, लेकिन मैं उन प्रोजेक्ट्स की वजह से अपने आप को एक बहुत बड़ा एक्टर नहीं मानता हूँ, या कुछ एक्टर भी नहीं मानता हूँ। हमारे इंक्लिनेशन है। हमारे स्कूल में आते थे लोग ऑडिशंस के लिए, चाहे हैदर मूवी हो, उसमें 2-3 बच्चे हमारे गए, नो फादर्स इन कश्मीर है, उसमें बच्चे गए, और नोटबुक में बच्चे गए, और भी 2-3 और छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज में भी बहुत हमारे बच्चे हुए। लेकिन उनकी ट्रेनिंग के लिए मेरे पास भगत साहब आते थे, गुल मोहम्मद भगत अकिन गांव से, या कभी जुनैद साहब भी आते हैं अब, या हाँ NSD से जो है इफ्तिखार साहब आते थे, डार साहब, आप उनको जानते हैं? मैं जानता हूं उनको। लेकिन कभी कभी कोई नहीं आता था, तो वो मेरे पास आते थे, सर हमें सिखाइए एक्टिंग क्या है। तो मैंने जो उनसे बातें सुनी होती थी, वही बातें कोई एक्टर में हूँ नहीं, उनको सिखाता था। तो इसी में यहाँ आए थे इम्तियाज अली साहब की कास्टिंग टीम, उन्होंने कहा, मैं बच्चों के साथ एस्कॉर्ट के लिए गया था, उन्होंने कहा सर आप भी एक ऑडिशन दे दीजिए। तो उन्होंने मुझे उस ऑडिशन की बुनियाद पे सिलेक्ट किया। उसके बाद 2-3 ऑडिशंस हुए, उसमें भी सिलेक्ट किए वेब सीरीज वगैरह में। तो चलो तो मैं आपकी बातों से ये अखज़ कर रहा हूँ कि आप कन्फाइंड नहीं है किसी एक जाविये में, मगर मैं समझता हूँ इन सब चीजों में एक ही है कि टीचर होना जरूरी है। मैं समझता हूँ टीचर ही बहुत बड़ा एक्टर है, एक आर्टिस्ट है। अगर आप थोड़ा सा भी टीचिंग में दिलचस्पी लेते हो तो आपको पहले एक्टर बनना पड़ता है। अच्छा, ये तो हुई एक्टिंग की बात। आपने कहा हॉबीज में आप जो है बुक रीडिंग करते थे, आप वोरेशियस रीडर थे, किताबें आप बहुत पढ़ते थे। अब कुतुबीनी का वो माहौल नहीं रहा, तो कोई चीज़ मिस आप क्या करते हैं आज के इस दौर में, इस जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया है? अगर आप अपने स्कूल के दिन याद करेंगे या अपने कॉलेज के दिन याद करेंगे, क्या आप मिस करते हैं आज? कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। देखा मतलब किसी ने खूब कहा है, गालिब साहब ने, कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। उस लिहाज से देखा जाए तो हर कभी इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है, लेकिन जब ओवरऑल इंसान देखता है कि जिन हालात, वो आपको पता है, जिन सिचुएशंस में जो करने को मिला, उसको अगर हमने किसी हद तक अच्छे तरीके से किया तो बहुत है। अच्छा, बेस्ट एक टीचर, बेस्ट एक एजुकेशनिस्ट, आपको क्या लगता है जो हमारी नौजवान पौध है, जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ते हैं या बाकी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, किसी चीज़ का इनमें फकदान है या दे आर ओवर टैलेंटेड? किस चीज़ की ज़रूरत है? ये दोनों चीज़ें सच है, दोनों चीज़ें सच है। फुकदान कम्युनिकेशन का है। वो इंटरनेशनल लेवल पे कम्युनिकेट करेंगे, उनको पता है कि माइली साइरस का बॉयफ्रेंड कौन है, लेकिन जो उसके बगल में उनकी पड़ोसी है, जानाप या ताजाब, उसका उनकी शक्ल भी नजर वो नहीं होगी। बिल्कुल। और वो बड़े चैटिंग में और वीडियो माहिर है, बनाने में और वीडियो चैटिंग में भी माहिर है। हाँ, लेकिन अपने चाचा ताऊ के साथ बात करने में नहीं हो रहा है। नहीं सर, ये दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर टाइम। क्या स्कूलों में ये चीज़ आप सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे वैल्यूज़ है, जो हमारी जिसको हम बोलते हैं हमारा कल्चर है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो रिच कल्चरल ट्रेडिशन है, उसके साथ थोड़ा कनेक्ट रहने की? बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ कश्मीर रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ का फोक ट्रेडिशंस बहुत स्ट्रांग थे, चाहे वो बांड पत्थर हो, चाहे वो दमाली हो, रो हो। तो कल ही हमारे पास आया था यहाँ से एक ग्रुप, किलशा साहब कुलगाम से, तो उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया, बच्चों ने भी मज़े किए, सीखा और उनके साथ कदम में कदम मिलाने की कोशिश की। तो कोशिश ये थी उस वक्त मेरी कि इनका दमाली के बारे में कुछ पता चले और उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि उनको आप
किसी भी आर्ट फॉर्म के साथ जोड़ दो, बहुत आसान हो जाता है सिखाना। और 1978 की एक रिसर्च आई थी हॉवर्ड गार्डनर की, उनकी किताब का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें वो कहते हैं अगर आप एक इंटेलिजेंस बच्चे की बढ़ाते हो, जैसे आपने म्यूजिकल इंटेलिजेंस बढ़ा दी, तो उसका मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी खुद ब खुद बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर आप इनको आप मान के चले बांड पत्थर के साथ या थिएटर के साथ एक्सपोज करते हो, मौका देते हो कि थिएटर करें, या जैसे मैंने कहा दमाली के साथ या म्यूज़िक के साथ या कोई भी और आर्ट फॉर्म हो या स्पोर्ट हो, तो जितना वो एक चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे दूसरी चीज़ में उनकी कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ती है। ये मेरी खुद की ऑब्जर्वेशन है, ये मैं सिर्फ हॉवर्ड गार्डनर की रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि हमारे कश्मीर के बच्चे जो हैं वो काफ़ी टैलेंटेड हैं, जाहिर सी बात है, और वो कहीं पे भी compete कर सकते हैं। अब शायद अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो अपॉर्चुनिटी है, और उसके साथ साथ जो आपने बात की कि हमें उनको कनेक्टेड रखना है अपने रिच कल्चरल ट्रेडिशन के साथ। तो ये मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है। और जैसा आपने सही कहा कि शायद हमारे बच्चे शेक्सपियर को जानते हैं, वर्ड्सवर्थ को जानते हैं, लेकिन रसूल मीर या समझ को नहीं जानते हो, या शमस फकीर को नहीं जानते हैं। तो ये चीज़ें भी स्कूलों में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। स्कूलों से हम सारा आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कूलों पे शिफ्ट करनी चाहिए बहुत हद तक, लेकिन पूरी नहीं। आपके घर में मतलब एज अ पेरेंट क्या शमस फकीर सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है। जो बड़े लोग हैं उनकी इंटरेस्ट कितना है मोहम्मद सुभान भगत के थिएटर को समझने की, कितने लोगों ने बांड पत्थर देखा है और फिर बांड पत्थर को अप्रिशिएट किया है। स्कूल को भी इसमें सामने आना चाहिए। मैं स्कूलों को इससे अपनी जिम्मेवारी से रोकना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज़ है, पेरेंट्स को भी अपनी ज़ुबान, अपने सकाफत, कल्चर के साथ रेस्पेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट घरों में कभी भी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में बात नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़ुबान में बात करनी चाहिए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज उर्दू से पुरानी है, आपकी लैंग्वेज हिंदी तो बिल्कुल ही नई लैंग्वेज है, उससे पुरानी है। आप यकीन करेंगे रिसर्च ये भी बताती है कि कश्मीरी संस्कृत से पुरानी लैंग्वेज है। बदकिस्मती से हम कश्मीरी को वो अहमियत नहीं देते हैं। और आप समझ लीजिए, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आप इस ज़बान के वारिस हैं, ये आपकी वरासत है, और आपको इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब, आखिर पे कुछ अल्फाज जो हमारे नौजवानों के लिए आप साझा करना चाहेंगे, नौजवानों के लिए खास करके आपकी मैसेज है? एक ही मैसेज मैं नौजवानों के लिए समझता हूँ कि दे दूँ, वो ये कि आप में जो खुसूसियात है, जो अच्छाइयाँ है, अनफॉर्चुनेटली हम में नहीं थी। हमने जब हमें मौका मिला, हमने ज़मीन को भी गलत तरीके से यूज़ किया, हमने एनवायरनमेंट को भी बिगाड़ दिया, और हमने कभी भी सच के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं की। आप में ये सब चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ आपके हाथों में आने वाली नस्लों के लिए जो ज़मीन हमारी अर्थ है, मुश्तरका है सब लोगों के लिए, वो सेफ है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझ लीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तक ही महदूद नहीं है, आने वाली नस्लों तक भी जाती है। तो इस चीज़ को समझिए, और आप ही कुछ चेंज कर ला सकते हैं, और कोई नहीं लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा साहब, आपने हमारे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना टाइम, इतना कीमती टाइम निकाल के मेरे साथ बात करने को मुनासिब समझा, ज़रा नवाजी की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्फाज मुझे आपको कहने चाहिए कि आपने हमें समय दिया, अपने बारे में कुछ बातें की। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि बातें बहुत हैं। अरशीद साहब एक डायनेमिक पर्सनालिटी है, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आज, और आगे भी सीखने का मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आप सबको पसंद आया होगा। हम आपकी आरा का इंतज़ार करेंगे ताकि हम अपने पॉडकास्ट को बेहतर से बेहतर बना सकें। आपकी आरा का हमें इंतज़ार है। हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।